तो आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देखेंगे, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। डीपीएसपी में अगर हम लोग देखें तो फंडामेंटल राइट्स के बाद डीपीएसपी ही कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। मतलब ये बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई पार्ट है तो हमारा फंडामेंटल राइट है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके बाद अगर देखेंगे तो ये डीपीएसपी है। ये तो पता चल गया कि फंडामेंटल राइट हम लोग यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे, हम लोगों ने फंडामेंटल राइट, और डीपीएसपी को हम लोगों ने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। और आयरलैंड ने किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था? तो स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। ये स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने लिया, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937 में बनकर के रेडी हुआ था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, और स्पेन इस डीपीएसपी को खुद इंट्रोड्यूस किया था। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देखा था। और ये देख लेते हैं कि ये आर्टिकल 36 से लेके कितना तक का है? आर्टिकल 51 तक है। अगर हम लोग देखेंगे बी एन राव के अनुसार जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो बी एन राव ने ये बोला कि एक हम लोग दो टाइप के अधिकार क्यों ना बना दें जिससे नागरिकों को एक तो फायदा मिले। मतलब उस समय देखेंगे तो यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी तो वहाँ पर इंडिया का आर्थिक स्थिति ऐसा था नहीं कि पूरे अधिकारों को नागरिकों को दे दिया जाए। तो इन लोगों ने क्या किया? अधिकार को दो भागों में बांट दिया। एक तो फंडामेंटल राइट्स के बांट दिया, और एक क्या कर दिया गया? डीपीएसपी मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी को इस प्रकार बांटा कि ये स्टेट के ऊपर ही छोड़ दिया गया। स्टेट के ऊपर मतलब राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया। राज्य अपनी मर्जी से इसको देना चाहते हैं, अपनी आर्थिक स्थितियों को देख करके, तो वो नागरिकों को दे सकते हैं। और फंडामेंटल राइट क्या था? फंडामेंटल एक ऐसा राइट था जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम से नागरिकों को दे दिया गया है। इसके खिलाफ अगर इसका कोई भी वायलेशन होता है तो ये क्या कर सकते हैं? फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से मतलब वायलेशन होता है तो कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट में या तो फिर हाई कोर्ट में वो अपने फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ न्यायालय में जा सकता है और बोल सकता है कि मेरा यहाँ पर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, इसको सेव करिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या गया है? फंडामेंटल राइट के संरक्षक कहलाए थे। ये तो हम लोगों ने पहले भी देख डाला था। अब डीपीएसपी को देखते हैं। तो डीपीएसपी सबसे पहले डीपीएसपी में तो ये बता दिया गया था कि राज्य की परिभाषा क्या है, और आर्टिकल 37 में ये बोल दिया गया कि ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं, वाद योग्य मतलब न्यायालय में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये नॉन जस्टिसिएबल है। बट फंडामेंटल राइट को अगर हम लोग देखेंगे तो फंडामेंटल राइट क्या है? जस्टिसिएबल है। मतलब इसको न्यायालय में वाद योग्य ला सकते हैं, मतलब न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं। बट डीपीएसपी को न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। डीपीएसपी की सबसे बड़ी आलोचना यही रही है कि इसको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब डीपीएसपी को न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते, ये इसकी सबसे बड़ी आलोचना रही है। और फंडामेंटल राइट को हम लोग न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें बी आर अम्बेडकर के अनुसार डीपीएसपी में इन्होंने बोला था कि ये सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करेगा। मतलब लोकतंत्र की स्थापना करेगा, समाज में लोकतंत्र की स्थापना करेगा, समाज में लोकतंत्र की स्थापना करेगा। बी आर अम्बेडकर ने ये बोला था, समाज में लोकतंत्र की स्थापना करेगा। मतलब लोक कल्याण के लिए डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है। और केटी शाह ने इसे क्या कहा? यह एक ऐसा चेक है जो राज्य अपनी मर्जी के अनुसार लगा सकते हैं, मतलब राज्य अपनी मर्जी के अनुसार दे सकते हैं। और गाडविन ऑस्टिन के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो गाडविन ऑस्टिन ने इसे संविधान की मूल आत्मा कह दिया था। गाडविन ऑस्टिन ने इसे संविधान की क्या कहा गया था? डीपीएसपी को ही मूल आत्मा कह दिया था, मूल आत्मा। बट यहीं पर बी आर अम्बेडकर के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की मूल आत्मा कहा गया था। आर्टिकल 32 को संविधान का मूल आत्मा कहा था। अब हम लोग देख लेते हैं तो
ये देखेंगे अगर राज्य कोई भी नियम या कानून बनाते हैं तो डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए वो नियम या कानून बना सकते हैं, बनाएंगे। मतलब इसको राज्य का मार्गदर्शक भी कहा गया है, राज्य का मार्गदर्शक। मतलब राज्य कोई भी कानून बनाएंगे तो नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कोई भी कानून बनाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 36 में पहले ही बता दिए थे कि राज्य का परिभाषा है। आर्टिकल 36 में हमारा क्या चीज है, राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा में अगर देखेंगे तो ये आर्टिकल 12 की तरह है, पूरा आर्टिकल 12 की तरह है कि कौन कौन से चीज राज्य की परिभाषा में आएंगे। मतलब कोई भी एक स्टेट हो गया, स्टेट लेजिस्लेटिव हो गया, रेलवे वगैरह हो गया, पूरे जो भी कंपनी वगैरह हैं, मतलब गवर्नमेंट की संस्था है, वो क्या चीज में आएंगे, राज्य की परिभाषा में आएंगे। ये मैंने आर्टिकल 12 में भी बता दिया था। और 37 में पहले ये दोनों आर्टिकल को ध्यान से देखेंगे तो 36 में ये बोला गया है कि राज्य की परिभाषा क्या है, और 37 में अगर देखेंगे तो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय में वाद योग्य ही नहीं है। मतलब इसको न्यायालय में क्या कर सकते हैं, चैलेंज नहीं कर सकते, मतलब नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब एक तरफ से अगर देखेंगे तो ये स्टेट के लिए पॉजिटिव है, स्टेट के लिए पॉजिटिव, और फंडामेंटल राइट को हम लोग मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो ये स्टेट की नज़रों में क्या है, स्टेट की नज़रों में अगर हम लोग देखें, स्टेट की नज़रों में, स्टेट मतलब राज्य के अनुसार फंडामेंटल राइट जो है, और डीपीएसपी स्टेट के अनुसार देखेंगे तो फंडामेंटल राइट जो है वो उसके लिए क्या चीज़ है, निगेटिव है, बट डीपीएसपी राज्य के लिए क्या है, पॉजिटिव। अगर इसी को नागरिक के हिसाब से देखेंगे, नागरिकों का मतलब हो गया सिविलियन, मतलब नागरिकों के लिए अगर पीपल्स के हिसाब से देखें, पीपल के लिए देखें अगर हम लोग, तो फंडामेंटल राइट जो है हमारे लिए पॉजिटिव और डीपीएसपी हमारे लिए निगेटिव हो जाता है। उस समय हमारे लिए क्या हो जाता है, डीपीएसपी निगेटिव हो जाता है, क्योंकि हम लोग इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अब 36 और 37 देखेंगे तो ये क्या हो गया, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अगर 38 देखें तो 38, 39 और 39 का को हम लोगों को क्या है, एक साथ देखना पड़ेगा। एक साथ देखेंगे तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात करता है, मतलब सामाजिक व्यवस्था है। इसमें अगर देखेंगे तो सामाजिक व्यवस्था है। अगर यहाँ पर एक चीज और देखेंगे तो ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, वो 3 प्रकार के न्याय के बारे में बात करता है। एक तो सामाजिक न्याय हो गया, और आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय हैं। न्याय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। मगर लोकतंत्र अगर देखेंगे तो लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र इसको बोलते हैं सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। मतलब न्याय में देखेंगे तो 3 टाइप के न्याय होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और लोकतंत्र में देखेंगे तो ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है। 39 में अगर देखें तो समान कार्य हेतु समान वेतन, मतलब स्त्री पुरुष में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो सन 1976 में 1976 में समान वेतन अधिनियम भी लाया गया था, समान वेतन अधिनियम लाया गया था, समान वेतन अधिनियम भी लाया गया था। वही 39 का में अगर हम लोग देखें तो निशुल्क विधि सहायता, निशुल्क विधि सहायता का मतलब हो गया क्या चीज, कि हम लोग विधि मतलब कानून, विधि मतलब क्या हो गया, कानून हो गया, न्याय हो गया, ये सब बारे में अगर देखेंगे तो ये सब में नागरिकों को पैसा नहीं लगेगा। मतलब पुलिस सहायता अगर लेना है तो पुलिस सहायता के लिए पैसा नहीं लगेगा, कोर्ट वगैरह जाना है या फिर जस्टिस वगैरह चाहिए तो उसके लिए पैसा नहीं लगेगा। मतलब ये निःशुल्क विधि सहायता बताता। वहीं अगर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर देखें, ग्राम पंचायत मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे राज्य के नीति निर्देशक के तत्व में सारे कोई मतलब स्टेट वगैरह पीसीएस वगैरह हो गया या और भी कोई एग्जाम होता है उसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल में है, तो हम लोग बोलते हैं ग्राम पंचायत का जो गठन है वो आर्टिकल 40 में है। अब वहीं अगर देखें ग्राम पंचायत, तो हम लोग जानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन जो था 1992 में, 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको ग्राम पंचायत का गठन किया गया था, ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। और ये आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक है, ये आर्टिकल कितना से है, 243 ए से लेके ओ तक है। ग्राम पंचायत को हम लोग गांधीवाद भी बोलते हैं, ग्राम पंचायत को हम लोग गांधीवादी विचारधारा भी बोलते हैं। मतलब
गांधी जी ग्राम पंचायत के बहुत ही पक्ष में थे, मतलब इसको इस्टेब्लिश करने के बहुत पक्ष में थे। तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, ग्राम पंचायत का गठन किया गया। अगर हम लोग ग्राम पंचायत में अगर देखें तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर में, राजस्थान के नागौर के कांगसनिया गांव के जगह से इसका शुरुआत किया गया था। मतलब 2 अक्टूबर 1992 को ही 2 अक्टूबर 1992 को ही कांगसनिया करके कुछ गांव था, नागौर एक जगह है, नागौर में कांगसनिया गांव, कांगनिया करके कुछ गांव था, उसमें ग्राम पंचायत का सबसे पहले गठन किया गया था। अगर हम लोग देखें 41 से देखते हैं, 40 तक देख लिए थे, क्या चीज़, ग्राम पंचायत देखे थे। ग्राम पंचायत एक स्वशासन था। स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड रिपन को क्या कहते हैं, स्वशासन का जनक। अब हम लोग आर्टिकल 41 से देखते हैं, तो आर्टिकल 41 क्या बोलता है, कुछ दशा में लोक सहायता। लोक सहायता मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे कुछ दशा में हम लोगों को क्या चाहिए, काम, शिक्षा और लोक सहायता। सहायता, सीधी सी बात अगर बोल सकते हैं, सहायता। इसमें अगर देखेंगे तो काम तो छोड़ देते हैं, शिक्षा अगर देखेंगे तो इसी में आर्टिकल 41 में ही क्या किया गया था, प्रौढ़ शिक्षा की बात की गई थी। प्रौढ़ शिक्षा मतलब जवान या बूढ़े लोग भी क्या कर सकते हैं, निःशुल्क मतलब शिक्षा पा सकते हैं। मगर यहाँ तो बच्चे लोगों के लिए स्कूल प्रॉपर है नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रौढ़ शिक्षा नहीं दे सकते। सहायता अगर देखेंगे तो इसी में विकलांगता पेंशन या वृद्धा पेंशन या फिर विकलांग का पेंशन, विकलांगता वगैरह, ये सब पेंशन वगैरह क्या करते हैं, मिलते हैं। काम में अगर हम लोग देखेंगे तो काम में हम लोगों को पता चलना चाहिए, यहाँ पर काम के लिए आर्टिकल 41 में अगर हम लोग देखेंगे तो आर्टिकल 41 से ही एक हम लोग बोल सकते हैं कि सन 2005 में नरेगा की स्थापना की गई थी। नरेगा मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट सन 2005 में पारित हुआ था। और इसको अगर देखेंगे तो 2006 में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से क्या हुआ था, अनंतपुर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ पर अगर देखेंगे तो नरेगा जो है, नरेगा का नाम 2009 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था, मनरेगा। यहाँ पर देखेंगे तो मनरेगा का नाम हो गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें क्या होता है, कोई भी ग्राम पंचायत में अगर कोई व्यक्ति अगर जाता है तो इसमें 100 दिन की गारंटी, मतलब 100 दिन का रोजगार इसमें दिया जाता है। 100 दिन का इसमें क्या कर दिया जाता है, रोजगार दिया जाता है, 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति रोजगार पाना चाहता है तो अपने मतलब कार्ड के साथ, मतलब जो भी प्रॉपर कार्ड होता है, आधार कार्ड वगैरह जो भी है, या फिर निवास वगैरह राशन कार्ड के साथ क्या करते हैं, वहाँ पर ग्राम पंचायत में 15 दिन मतलब आवेदन में देने से पहले बताना पड़ता है, और 1 महीना के अंदर उसका एक कार्ड बन के आता है। कार्ड मतलब रोजगार कार्ड बन के आता है, और रोजगार कार्ड बन जाने के 1 माह के अंदर व्यक्ति को रोजगार दिया जाता है। अगर नहीं देते हैं रोजगार 1 माह के अंदर तो उसको 1/3 मतलब जो भत्ता होता है पर डे का, उसका 1/3 उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। इसमें 5 सदस्यों में, इसमें देखेंगे तो 5 सदस्यों के परिवार में से 1 सदस्य को इसकी रोजगार का गारंटी दिया जाता है कि वो रोजगार कर सकता है। इसमें यह भी है, देखेंगे अगर कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर से ज़्यादा उसको, मतलब 5 किलोमीटर से ज़्यादा, 5 किलोमीटर के दायरे से ज़्यादा उसको ट्रैवलिंग लगता है तो उसमें 1/3 टीए भी देते हैं, 1/3 ऑफ, मतलब इसका 1/3 भत्ता का 1/3 का टीए देते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टिंग अलाउंस भी देते हैं। मतलब ये समझ आ गया कि आर्टिकल 41 में काम जो है मनरेगा में हम लोग जानते हैं कि काम मिलता है, जिसमें छत्तीसगढ़ में अगर हम लोग देखेंगे, यहीं पर हम लोगों के छत्तीसगढ़ में तो 100 दिन का तो गारंटी
केंद्र देते ही है, रोजगार का गारंटी 100 दिन का देते ही है, पर प्लस 50 दिन का गारंटी स्टेट भी हम लोगों को देती है। अब प्रसूति सहायता में अगर हम लोग देखें, प्रसूति सहायता में अगर हम लोग देखें तो प्रसूति सहायता या फिर न्यायचित, इसको ऊपर को अच्छा चलो ठीक है, न्यायचित, न्याय संगत मनोचित व प्रसूति सहायता, ये जो होता है आर्टिकल 42 में बोला गया है। इसके लिए सन 2006 में जननी सुरक्षा योजना भी लागू की गई थी। ये जननी सुरक्षा योजना जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया के कुछ कुछ राज्यों में, मतलब पूरे राज्यों में नहीं है, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, जो पिछड़े राज्य हैं उसके लिए, पिछड़े राज्यों में जननी सुरक्षा योजना लागू की गई थी। इसी में अगर हम लोग देखेंगे तो 102 महतारी एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ में लागू किया गया, महतारी एक्सप्रेस भी है। जननी सुरक्षा योजना में अगर हम लोग देखें ध्यान से तो 2006 में तो जननी सुरक्षा योजना, इसमें प्रसूति सहायता मिलते हैं, मतलब महिला है, जो गर्भवती महिला है, उसको प्रसव के दौरान, प्रसव हो जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में अगर देखेंगे तो उसको 1400 रुपये मिलता है, और अर्बन एरिया मतलब शहरी क्षेत्र में अगर देखेंगे तो 1000 रुपये मिलता है। यहीं पे 2006 में जननी सुरक्षा योजना में एक और है, मतलब आशा करके एक होता है, आशा मतलब आशा परिचारिका का गठन किया गया था। मतलब परिचारिका मतलब आशा का फुल फॉर्म अगर देखेंगे, आशा क्या चीज़ है, प्रसूति सहायता में ही इसका गठन किया गया था, मतलब आशा का इसी के लिए किया गया था, एडवांस सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है शायद तक, एडवांस सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 43 में देखेंगे तो कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, मतलब किसी भी व्यक्ति को इतनी मजदूरी जरूर दे कि वो अपना जिंदगी का निर्वाह कर सके। यहाँ पर अगर निर्वाह मजदूरी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर सन 1948 में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हुआ था, मतलब मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हुआ था, जो प्रत्येक साल ये तय करेंगे कि इसका अब सैलरी वगैरह क्या हो। मतलब 1948 से अगर हम लोग हर साल देखेंगे तो हर साल ये तय होगा कि इसका वेजेस वगैरह क्या हो। अगर यहीं पर देखेंगे तो 1 मई को हम लोग जानते हैं कि मजदूर दिवस, 1 मई को क्या मनाते हैं, मजदूर दिवस भी मनाते हैं। अब यहीं पर अगर हम लोग देखें तो आर्टिकल 44 में अगर 40 के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई आर्टिकल है तो वो आर्टिकल 44 है। इसमें समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या चीज़। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अगर मुस्लिमों को अगर देखें, मुस्लिमों में दीवानी मामलों में अगर देखें, दीवानी मामलों में अगर हम लोग देखें तो मुस्लिमों में शरीयत के हिसाब से कानून चलता है या फिर सिखों में आनंद विवाह के हिसाब से कानून चलता है। तो गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, मतलब प्रत्येक आदमी, प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी नहीं होगा वो पूरा गोवा का नागरिक होएगा या भारत का नागरिक के हिसाब से उसका कानून चलेगा। उसमें कोई भी मुस्लिम या कोई भी हिंदू या कोई भी सिख वगैरह धर्म के हिसाब से दीवानी मामलों में कानून नहीं चलेगा। अब यहाँ पर आर्टिकल हम लोगों ने 44 तक देख डाला। आर्टिकल 36 में हम लोगों ने राज्य की परिभाषा देखी। आर्टिकल 37 में हम लोगों ने देखा कि यह डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 39 में हम लोगों ने देखा कि समान मतलब स्त्री पुरुष को समान वेतन देंगे। आर्टिकल 39 में हम लोगों ने विधि सहायता देखा। आर्टिकल 40 में हम लोगों ने ग्राम पंचायत का गठन देखा। आर्टिकल 41 में हम लोगों ने लोक सहायता, यहाँ पर कुछ दशाओं में लोक सहायता देख लिया। आर्टिकल 42 में प्रसूति सहायता या न्याय संगत मनोचित प्रसूति सहायता देखा। आर्टिकल 46 में हम लोगों ने कामगारों को निर्वाह मजदूरी देख लिया। और आर्टिकल 44 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 40 के बाद, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब हम लोग आर्टिकल 45 से देखेंगे। अब हम लोग आर्टिकल 45 में देखते हैं। आर्टिकल 45 में अगर देखेंगे तो यहाँ पर 0 से 6 वर्ष, यहाँ पर वर्ष होना चाहिए, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के ऊपर स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देंगे, मतलब, और 6 से 14 साल के बच्चों के ऊपर शिक्षा के ऊपर ध्यान देंगे। मतलब यहाँ पर देखेंगे
0 से 6 साल के बच्चे के ऊपर स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे और 6 से 14 साल के बच्चों के ऊपर शिक्षा पे, निःशुल्क शिक्षा पे ध्यान देंगे। यहाँ पर देखेंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जिसमें शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा मतलब 0 से 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे निःशुल्क शिक्षा पा सकते हैं। वहीं पर 0 से 6 साल के बच्चे के ऊपर शारीरिक ग्रोथ वगैरह के ऊपर ध्यान दिया जाता है, कुपोषण का शिकार वगैरह ना हो बोल के। और 46वां में अगर देखेंगे, आर्टिकल 46 में अगर देखेंगे तो ST SC OBC को वित्तीय सहायता, मतलब यहीं पर अगर हम लोग देखें तो पढ़ने में छात्रवृत्ति अगर देते हैं, छात्रवृत्ति, तो वो आर्टिकल 46 के ही अंदर आता है। और पोषाहार 7 में अगर हम लोग देखेंगे तो आर्टिकल 47 में क्या चीज़ है, पोषाहार है। पोषाहार से तात्पर्य ये है कि राज्य मतलब स्वास्थ्य के ऊपर, स्वास्थ्य का स्तर को कैसे ऊंचा करे इसके ऊपर विशेष ध्यान देगा। मतलब राज्य स्वास्थ्य को कैसे ऊपर करे, स्वास्थ्य को कैसे ऊपर करे इसके ऊपर ध्यान देगा। अब यहीं पर अगर हम लोग देखें, इसी में मद्यपान निषेध मतलब शराब प्रतिबंधित हो सकता है, मतलब किसी स्टेट में मद्यपान निषेध का मतलब किसी स्टेट, कोई राज्य अगर चाहे तो वह अपना मद्यपान मतलब शराब को प्रतिबंधित कर सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि बिहार में शराब प्रतिबंधित है, मगर वही अगर हम लोग महाराष्ट्र को देखेंगे तो वहाँ पर शराब चलता है। मतलब बिहार में कोई चीज़ क्राइम है, मतलब शराब बेचना क्राइम है, तो दूसरे स्टेट में शराब मतलब क्राइम नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक स्टेट में जो क्राइम हो रहा है वो दूसरे स्टेट में भी क्राइम, इसको क्राइम की श्रेणी में ना रख करके व्यापार की श्रेणी में रख सकते हैं। मतलब एक यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक सामान बेचना यहाँ पर गुनाह है, तो यहाँ पर सामान बेचना वही चीज़ गुनाह नहीं कहलाएगा। तो ये जरूरी नहीं कि एक स्टेट में जो गुनाह हो दूसरे स्टेट में वो गुनाह काउंट हो। तो यहीं पर शराब प्रतिबंधित तो देख डाले। यहीं पर अगर हम लोग देखें तो 1975 में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आया था, वहीं पर 1995 में अगर देखेंगे तो मिड डे मील स्कीम आया था, जिसमें मध्य मतलब दोपहर में क्या करते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं, मतलब स्कूल में। यहीं पर अगर देखें मिड डे मील को सबसे पहले किसने मतलब लागू किया था, तो तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसने मिड डे मील को सबसे पहले लागू किया था। वहीं पर अगर हम लोग देखें और अगर हम लोग देखेंगे यहीं पर तो 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया था। नेशनल रूरल मतलब गांव के आदमी लोगों का हेल्थ को कैसे मतलब अच्छा करें। और 2013 में नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन आया, और दोनों को कंबाइन कर दिए गया। कब दोनों को ऐड कर दिया गया, 2015 में और एक करके नेशनल हेल्थ मिशन बना दिया गया। मतलब सारे नागरिकों के हेल्थ को कैसे मतलब अच्छा रखें, कैसे उसके हेल्थ के स्तर को बढ़ाकर रखें। अब आ जाते हैं आर्टिकल 48 में। 48 में ये अगर हम लोग देखेंगे तो 48 में ही पर्यावरण संरक्षण भी है हमारे पास। 48 में अगर हम लोग देखें तो 1967 में कृषि एवं पशुपालन है 48 में। अब यहाँ पर 1968 में अगर देखेंगे तो यहीं पर हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967 में। और हरित क्रांति की शुरुआत किसने की, तो हम लोगों को पता है नॉर्मन बोरलॉग ने क्या किया था, हरित क्रांति की शुरुआत की थी, और ये आर्टिकल 48 में आता है। अब यहीं पर अगर हम लोग देखें तो 1997 और 98 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी आया था, किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी आया था। और यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना, और 2006 में अगर हम लोग देखेंगे तो पशु बीमा
योजना भी इसी के तहत आया था। मतलब आर्टिकल 48 को देख लिए तो पशु एवं कृषि पालन हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल 49 में। तो आर्टिकल 49 में ऐतिहासिक धरोहर का हम लोगों को संरक्षण करना है। ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण राज्य का अधिकार होगा। और आर्टिकल 50 में शक्ति का पृथक्करण, मतलब न्यायपालिका और विधायिका को अलग, न्यायपालिका न्याय और विधायिका को अलग अलग शक्तियां हैं। और यहाँ पर बोल सकते हैं कि आर्टिकल 51 भी एक इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बात किया गया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 1954 में पंचशील सिद्धांत की घोषणा हुई थी, जो 1955 में जाकर के पंचशील सिद्धांत जो चाइना के साथ हमारा हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय शांति हो गई। और 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलायंस मूवमेंट या गुट निरपेक्षता का तात्पर्य यह है कि 1961 ये तो घोषणा हो गई थी, 1963 में ये मतलब बना था, गुट निरपेक्षता बना था, मतलब निरपेक्ष बना था। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो 1960 के अराउंड तक एक अमेरिका और एक रसिया मतलब रूस, एक अलग प्रकार के गुट टाइप के बन गए थे। और प्रत्येक देश, हर देश इसमें या तो इसमें मिल रहे थे। और यहाँ पर कुछ नेता जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुकरानो वगैरह बहुत सारे थे। उन लोगों ने तय किया कि ना तो हम इसमें मिलेंगे और ना इसमें मिलेंगे, मतलब तटस्थ रहेंगे, मतलब इन दोनों से अलग होकर एक अलग अलायंस बनाएंगे। उसी को क्या बोला गया? गुट निरपेक्षता बोला गया। आई होप आप लोगों को ये पूरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व अच्छे से समझ आ गया होगा, डीपीएसपी पूरे अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।